कि ज्योतिष शास्त्र के भेद कितने हैं, ठीक है ना, कोई भी विषय कितने भागों में बटा हुआ है। वैसे तो बहुत भेद है, लेकिन मूल रूप से सिद्धांत संहिता होरा रूपम स्कंध त्रयात्मकम, ज्योतिष शास्त्र के तीन भेद हैं। सिद्धांत, जिसको आप एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, संहिता, जो संहिता के रूप में ही उल्लिखित है, और होरा, एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। हम में से अधिकतर लोग एस्ट्रोलॉजी के लिए ही इस मंच पर आए हैं, लेकिन मेरा ये उद्देश्य जरूर रहता है कि आप भले ही पढ़ें एक स्कंध को, लेकिन जाने सभी को कि इसमें है क्या, उसमें क्या चीजें होती हैं कि इनका उल्लेख किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले सिद्धांत स्कंध के बारे में उसको जानते हैं कि उसमें क्या क्या दिया गया है। सिद्धांत का मतलब होता है कि जो भूगोल है, भूगोल का मतलब पृथ्वी, भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब जो गोलाकार है, पृथ्वी गोलाकार है, और खगोल, खगोल मतलब जो आकाश में है, आकाश में जो दिखाई दे रहा है, चाहे वो तारे दिखाई दे रहे हों, चाहे ग्रह दिखाई दे रहे हों, चाहे नक्षत्र दिखाई दे रहे हों, चाहे राशियां दिखाई दे रही हों, और चाहे कोई अन्य दिखाई दे रहा हो, ठीक है ना, वो जितने भी हैं वो क्या है, खगोल है। तो भूगोल और खगोल का जो संबंध है, इनके बीच में किस प्रकार का संबंध है, ये कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनका ज्ञान करना ही ज्योतिष, सिद्धांत ज्योतिष का उद्देश्य है। ज्योतिष के गणित सिद्धांत ग्रहों, अब ये जो ग्रह आकाश में दिखाई दे रहे हैं, जो नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं, या जो भी कुछ दिखाई दे रहे हैं, वो क्या है, उनमें उनकी गति क्या है। जैसे पृथ्वी की अपनी गति क्या है, पृथ्वी पूरे राशि चक्र का भ्रमण कितने दूरी में करती है। क्या हम सूर्य केंद्रीय कक्षा क्रम को लेंगे गणितीय दृष्टिकोण से, या भू केंद्रीय कक्षा क्रम को लेंगे, या कोई अन्य उसका तरीका है, किसको लेंगे। तो इन सारी चीजों का जो वर्णन किया, गति मतलब सूर्य कभी धीमा भी चलता होगा, कभी तेज भी चलता होगा, कभी चंद्रमा धीमा भी चलता होगा, कभी तेज भी चलता होगा, या जो भी इस तरीके की चीजें होती होंगी, उनके बारे में जो हम वर्णन करते हैं, उसको हम गति के संदर्भ में रखते हैं। और गति बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए जैसे आप अपने जीवन काल में देखते होंगे, कभी कभी किसी, क्योंकि सभी लोग सामाजिक जीवन से जुड़े हुए हैं, कभी कभी किसी बच्चे की गतिविधियों को देखकर आप जान लेते हैं, बिना उससे बात किए, बिना उसकी किसी भी चीज को कहे हुए, कि ये बच्चा बड़ा तेज है, ये तो ठीक है, मतलब सीधा है, ये बच्चा जो है सामान्य है, ठीक है ना, इस तरीके से चीज जान लेते हैं। तो ये कैसे जान लेते हैं, ये इसके अंदर बहुत सारे गुण दिखाई दे रहे हैं, जबकि उसकी कुछ एक्टिविटीज आपने उससे कोई बात नहीं की है, सिर्फ आपने देख के पहचान लिया। जैसे जो मान लीजिए टीचिंग में रहे हों, वो लोग जानते होंगे, बच्चों को देख के आप उनको जान लेते हैं, ये तेज है या धीमा है या क्या है, किस तरीके से, या बहुत मंद बुद्धि का है, या तीव्र बुद्धि का है, या सामान्य बुद्धि का है, या कुशाग्र बुद्धि का है। तो आप कैसे जान लेते हैं, उनकी गतिविधियों को देखकर, गतिविधियों को देखकर, तो उनकी गति को देखकर। इसलिए यदि ग्रहों की गति को आप जान लेंगे, तो निश्चित रूप से फलित के दृष्टिकोण में भी ग्रहों की गतिविधि, गतियों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगर ग्रहों की गति को आप पकड़ के कभी भी, जैसे वक्री, जैसे हम गति सामान्य रूप से दो गति लेते हैं, एक मार्गी गति और वक्री गति। तो मार्गी गति में तो आप कहते हैं कि सीधा चल रहा है, और वक्री गति में कहते हैं उल्टा चल रहा है, ठीक है ना, सामान्य रूप से मानते हैं। लेकिन इसका फल क्या होगा उसका, तो वो हम फलित में सीखेंगे। लेकिन वह क्यों वक्री हो रहा है, क्या वास्तव में वक्री हो रहा है, अगर वक्री हो रहा है तो सूर्य चंद्रमा वक्री क्यों नहीं हो रहे हैं, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि ही क्यों वक्री होते हैं। तो इनके भी कारण हमें जानने होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इन सब का विवरण जो है सिद्धांत में करेंगे। हालांकि फलित के दृष्टिकोण से हम इसमें भी आपको बताएंगे कि क्यों वक्री होते हैं। ऋतुओं का कारण, ये ऋतुएं हो क्यों रही हैं, किस कारण से हमें ऋतुएं होती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी शीतकाल हो रहा है, आने वाला समय ग्रीष्म काल का होगा, फिर वर्षा ऋतु आएगी, फिर आपकी बसंत ऋतु, क्या नाम है, शरद ऋतु आ जाएगी। अभी जैसे बसंत ऋतु आनी है,
तो इस तरीके से ऋतुएं क्यों हो रही हैं, इसका पीछे का कारण क्या है, दिन रात की विविधता क्या है, दिन छोटे बड़े क्यों हो रहे हैं, और छोटे बड़े होने से हमारे पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यह पशुओं पर, पशु पक्षियों पर, सामान्य रूप से इस संसार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और छोटे बड़े होने से जहां दिन बराबर हो रहे हैं वहां पर कैसा कैसी ऋतुएं होती हैं, जहां दिन छोटे बड़े हो रहे हैं वहां पर कैसी ऋतुएं होती हैं, और जहां दिन दिन को भी डिफाइन किया है भास्कराचार्य ने, दिन और रात को डिफाइन किया है, दिनम दिनेशस्य अतोहत दर्शने। दिन का मतलब ये होता है कि जब तक दिनेश अर्थात भगवान सूर्य का दर्शन होता रहे आपको, उसे हम दिन कहते हैं। और आदर्शने सती, आदर्शन का मतलब जब उनका आदर्शन हो जाए, मतलब वो दिखाई ना दे, सूर्यदेव ना दिखाई दे, तो क्या हो जाता है, वो आपका रात्रि हो जाती है। आप ये कहेंगे कि जब रात्रि तो चंद्रमा से होनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं कहा आचार्य ने, इसलिए नहीं कहा क्योंकि आप देखेंगे कभी कभी चंद्रमा का जो उदय हो आपको 3 बजे ही दिखाई दे जाएंगे। जब सूर्य उदित होगा, जब शुक्ल पक्ष चल रहा हो, तो आप लोग आकाश को देखिएगा, तो शुक्ल पक्ष में सूर्य के साथ आपको 3 से 4 बजे के बीच में जैसे जैसे शुक्ल पक्ष आता जाएगा, वैसे वैसे उतनी जल्दी आपको चंद्रमा का दर्शन होता चला जाएगा। मतलब सायंकाल जब सूर्य का अस्त नहीं हुआ है, सूर्य के साथ ही चंद्रमा का दर्शन आपको नहीं लगेंगे। तो इसका मतलब ये जो रात्रि का संबंध है वो चंद्रमा से नहीं है, उसका संबंध सूर्यास्त से है। इसीलिए कहा कि दिनम दिनेश से, तो इसलिए दिन और रात्रि, क्या पूरी दुनिया में दिन रात्रि का संबंध 24 घंटे से है? नहीं है। इस पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात जो है वो 24 घंटे का नहीं होता, कहीं कहीं पर दिन रात जो है वो 24 घंटे से भी बड़ा होता है। जो कभी आपके रशिया के ऊपर ये जो देश हैं उनमें आप गए हो, या उनके बारे में जानते हो, या वहां पर आपको कोई परिचित हो, जानने वाला हो, तो आप वहां जानेंगे कि इस समय वहां पर 2 या 3 या 4 घंटे 5 घंटे का ही दिन हो रहा है, बाकी समय रात की हो रही है। और उससे और आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं कहीं एक एक महीने तक सूर्य का उदय ही नहीं हो रहा है, कहीं कहीं 2 2 महीने तक सूर्य का उदय नहीं हो रहा है, कहीं कहीं 3 3 महीने तक सूर्य का उदय नहीं हो रहा, कहीं कहीं 4 महीने तक उदय नहीं हो रहा, कहीं कहीं 5 महीने तक उदय नहीं हो रहा, और कहीं कहीं 6 महीने तक भी सूर्य का उदय नहीं होता। अर्थात नॉर्थ पोल पर जब जाएंगे तो 6 महीने तक भी सूर्य का उदय नहीं होता। तो इसलिए दिन रात की विविधता क्यों है, अयनांश क्या है, सायन निर्णय 2 पद्धतियां हैं, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सायन पद्धति पर निर्भर करती है, और जो हमारी ज्योतिष है वो निर्णय पद्धति पे निर्भर करती है। तो अयनांश क्या है, अयनांश का किस प्रकार साधन कर सकते हैं, इसकी भी आवश्यकता होती है। क्रांति क्या है, डिक्लिनेशन जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, और डिक्लिनेशन का संबंध हमारे ऋतु परिवर्तन से कैसे है, डिक्लिनेशन का संबंध हमारे दिन वृद्धि से कैसे है, या दिन के घटने से कैसे है। शर, शर का मतलब होता है बाण, जैसा कि हमने बताया, यहाँ सर गलत लिख गया है, शर होना चाहिए। तो सर का मतलब होता है सेलेस्टियल लैटिट्यूड, आकाशीय अक्षांश। क्योंकि ग्रहण के लिए आपको आकाशीय अक्षांश के बिना ग्रहण नहीं होता। आप भूगोल पढ़ेंगे तो भूगोल में पढ़ाया जाता है, अब जो सामान्य देखिए देखिए कितना अंतर है, ज्योतिष में कितना क्लियर बताया गया और सामान्य रूप से कितना अस्पष्ट है। सामान्य रूप से भूगोल में बताया गया है कि जब सूर्य चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है, अथवा मिला सूर्य पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। लेकिन सिर्फ इतने मात्र से नहीं है, ये स्थिति तो प्रत्येक पूर्णमासी और अमावस्या को बनी रही है। ये स्थिति प्रत्येक पूर्णमासी अमावस्या को, लेकिन प्रत्येक पूर्णमासी और अमावस्या को ग्रहण नहीं हो रहा। तो ग्रहण कब होगा, कैसे होगा, इसके लिए आपको शर को जानना होगा। भगण काल, भगण काल का मतलब है कि एक राशि चक्र का जब पूरा एक भ्रमण कर ले कोई भी ग्रह, तो उसे हम भगण कहते हैं। तो इसलिए किसी भी ग्रह का एक राशि चक्र का भगण करना, जैसे सूर्य 1 वर्ष में पूरे राशि चक्र का भगण करता है, जो बुध है वह भी 1 वर्ष में करता है, शुक्र भी 1 वर्ष में, तो सूर्य चंद्रमा, सूर्य बुध और शुक्र ये तीनों 1 वर्ष में करते हैं।
मंगल जो है वो 18 महीने में करता है, चंद्रमा लगभग 27 दिनों में करता है, आपका जो राहु है वो 18 वर्ष में करता है, बृहस्पति है वो 1 वर्ष में करता है, शनि जो है वो 30 वर्षों में करता है। तो इस तरीके से जो ये स्थितियां हैं, ये क्या है, ये सबकी अलग अलग है, सबका एक चक्र को पूरा करना उसको भगण कहते हैं। सूर्य चंद्रादि ग्रहण साधन, जब आप सर को जान लेंगे तो सूर्य चंद्रमादि ग्रहण भी साधन कर लेंगे। क्रांति वृत्त में सर, जैसा कि मैंने बताया ना, क्रांति वृत्त में, क्रांति वृत्त से कौन सा ग्रह कितना उत्तर और दक्षिण है, इसी को शर कहते हैं। श्रृंगोन्नति, मतलब हमने बताया चंद्रमा का आकार कब श्रृंगाकार होगा कब नहीं होगा। ग्रहों के युद्ध का उल्लेख फलित में भी मिलता है। ग्रह कब युद्ध करेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं ग्रह युद्ध की स्थिति होती है, तो ग्रह युद्ध का उल्लेख सिद्धांत में मिलता है। तो आप जानते हैं कि ग्रह का युद्ध तभी होगा जब दो विपरीत ग्रह एक साथ हो जाए। विपरीत प्रकृति के जो है, सूर्य और शनि बैठ गया तो इसका मतलब युद्ध की स्थिति है, मंगल शनि है तो उस युद्ध की स्थिति है, ठीक है ना। चंद्रमा बुध है तो युद्ध की स्थिति है। इस तरीके से जो क्या नाम है, सॉरी, बुध और मंगल की अगर युति है तो युद्ध की स्थिति है। तो इस तरीके से अलग अलग ग्रहों के अलग अलग शत्रु और इत्यादि कहे गए हैं, तो उनके युद्ध की स्थिति से संबंध में आएगी। ग्रहों के उदयास्त, आप देखते होंगे कि शुभ कार्यों को करने के लिए खासकर गुरु और शुक्र, इन दो ग्रहों का उदयास्त कहा गया है। और इनका उदयास्त भी दो प्रकार से होता है। एक तो होता है कि आपके वहां आकाश में दिखाई देने लगे, जिसको हम कहते हैं क्षितिज से ऊपर आ गए, जैसे कि सूर्य क्षितिज से ऊपर आता है। और दूसरा होता है जब सूर्य के करीब चले जाएं, वह भी एक उदयास्त होता है। तो ये दो प्रकार के उदयास्त होते हैं। तो ये जो उदयास्त हैं वो कब होंगे, कैसे होंगे, क्योंकि अगर शुक्र डूब गया, ठीक है ना, जैसे सामान्य रूप से लोग कहते हैं कि तारा अस्त हो गया है इसलिए विवाह नहीं हो सकता, भले ही अच्छा मास चल रहा है, उत्तरायण भी है, ठीक है ना, संक्रांति भी हो रही है, लेकिन उसमें क्या है, विवाह नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें तारा डूब चुका है। तारा का मतलब शुक्र और बुध संबंध। तो शुक्र बुध कब उदय अस्त होंगे या अन्य ग्रह कब उदय अस्त होंगे, ये सारा जो है सिद्धांत का विषय है। सिद्धांत को अंग्रेजी में एस्ट्रोनॉमी के नाम से जाना जाता है, जिसका तात्पर्य खगोल विद्या से है। इस विद्या के जानकार जो है वो एस्ट्रोनॉमर कहते हैं।